तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले जो हम बातचीत कर चुके हैं वो अपनी जात में मुकम्मल है, और अगर आप उसे ना भी सुने तब भी हमारा आपका जो मौजू है वो अपनी जात में मुकम्मल है। लेकिन अगर इस पूरे सिनारियो को समझना है तो बेहतर होगा कि पहला हिस्सा भी देख लिया जाए, लेकिन मैं उसकी इसमें समरी करता चला जाऊंगा, लेकिन वो यकीनन शॉर्ट होगी। तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। तो जहां हम ये बात कर रहे थे कि स्वीडन में जो प्रेस है वो ऑलमोस्ट 100% बैकग्राउंड हकायक को छुपा रहा है, इसे कि हर एक के पर जल रहे हैं उस पर बात करते हुए। और वो क्यों कि 18% लोग जो हैं वो इसी माशरे में ही है ना। 1 मिलियन की तादाद बनती है, तो 9 मिलियन में से 1 मिलियन, ये बहुत ज्यादा है। यानी आप किसी दुकान में चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वहां पर 7-8 लोग खड़े हुए हैं तो उनमें से एक एसडी पार्टी का बंदा भी है, यानी हर 9 में से एक आदमी तो हर हालत में इनका है ना। और अगर आप वेंस्टर पार्टी के अनएम्प्लॉयड लोगों को, सोशल डेमोक्रेट्स के अनएम्प्लॉयड लोगों को, या दूसरी पार्टियों के जो भी लोग हैं बेरोजगार, अगर उनमें देखें तो यकीनन हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके पास बेरोजगार लोगों की तादाद ज्यादा है। जैसे हम पहले तज्जिया कर चुके हैं कि इनके पास कम पढ़े लिखे और पुराने ख्यालात के लोग, जिन्हें आप कंजर्वेटिव नहीं कह सकते, वो यकीनन मासूम लोग, तो वो जो उम्मी हुआ करते हैं, जिन्हें सिर्फ मादरी जबान आती है, स्वीडिश में अनअल्फाबेट भी कह सकते हैं उन्हें, तो यकीनन इनके पास नाख्वानदगी का मेयार बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माशरे में बड़ी बड़ी जगहों पर मौजूद होते हैं और उनके ख्यालात भी इसी किस्म के हो जाया करते हैं, तो उन्हें हम हकीकतन कदामत पसंद कह सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव्स कह सकते हैं असली मायनों में, रवायात पसंद लोग, कदामत पसंद लोग। तो कुछ तादाद इनके पास ऐसी है, क्योंकि जब हम ये देखें कि माशरे में 1 मिलियन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही गया गुजरा निचला तबका ही इनके साथ है। सिर्फ जाहिल लोग इनके साथ हैं, जिन्हें ना स्वीडन के बाहर की कोई खबर है या ना स्वीडन के अंदर की, बस जिसने डरा दिया, इमिग्रेंट से डरा दिया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से डरा दिया किसी भी तरीके से, तो ये एंस्पेक के कहलाता है स्वीडिश में, कि एक जहनी हवा क्रिएट कर लेना। तो बिसाइड दिस ऑल, अब आइए हम उस बात की तरफ जिसको पूरे प्रेस ने यकसर नजरअंदाज कर दिया। एक तो वो ऑन दी होल सिचुएशन है जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि हमारे सामने यानी एक किस्म का 100% बाइकॉट नजर आ रहा है प्रेस में, कि प्रेस जो है वो टोटल ही खामोश है कि पसे मंजर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। तो जहां हमने ये मुहावरा इस्तेमाल किया था कि जितना छानो उतना किरकिरा, तो वो बिला वजह की ऐसी डिटेल में जाना पड़ेगा, जहां से भी उनके ऊपर उंगली उठेगी उसके ऊपर उन्हें लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे कि इसकी बैकग्राउंड वजूहात क्या है, क्योंकि मामलात ऐसे नहीं हैं और किसी भी माशरे में इतनी तालीम याफ्ता तादाद नहीं हुआ करती जो हकीकतन यानी दूरस निगाह रखती हो, जिसे फोरसाइट कहते हैं, और जो इशारों किनारों से बातें समझ लिया करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहरहाल हुआ करती है और एक पढ़े लिखे माशरे में उसकी ज्यादा तादाद होती है। लेकिन ऐसे माशरे की कलई तब खुलती है जब हम एकदम से देखते हैं कि कोई एसडी पार्टी इतने सारे वोटर्स के साथ आ गई, तो आप ना तो उन्हें टोटली जाहिल कहेंगे, है जरूरत आप में 1 मिलियन लोगों को ऐसा कहने की, ना ही उनको 1 मिलियन लोगों को आप ऐसा कह सकते हैं कि दबा हुआ। दे आर कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ एंटायर स्वीडिश पॉपुलेशन। अब ऊपर वाले जो उनके साथ मफाहमत नहीं कर रहे या उनको साथ शामिल नहीं कर रहे, उन पर भी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो बजाहिर 90% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेस इसलिए टोटली खामोश है, और ऐसा नहीं है कि प्रेस समझ नहीं रहा, ठीक है। तो आइए अब उस असल बात की तरफ जिसके लिए मैंने ये वक्त चुना था कि सबसे आखिर में वो बात करूंगा और उस पर हम अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। और वो क्या है, उल्फ क्रिस्टरसन साहब ने एक बात कही कि मुझे हालात बड़ी तेजी से 1933 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही एक सिनारियो नजर आ रहा है जिस पर किसी ने उनसे सवाल नहीं किया, किसी ने उनसे तफसील नहीं पूछी, और ना ही वो इस बयान के बाद इस जगह पर रुके। मैंने कोड एंड कोट नहीं किया उन्हें, मैंने उनके एक जुमले के 2 तर्जुमे करके आपको बताया है, ठीक, जबकि उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया। इन दोनों में से आप कोई भी ले लें। क्या हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन हालात बड़ी तेजी से बिल्कुल 33 के सिनारियो में हैं, और वो 33 का सिनारियो क्या था कितने लोग जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं।
اس لیए कि हम अपनी पिछले लेक्चर में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 1933 में जो क्राइसिस थे उसके बाद हमें पार्टियां मर्ज करती हुई नजर आई थी, याद है ना? वो पीपल्स पार्टी और फ्री सीनांद है, आजाद ख्याल, क्लियर माइंडेड, हमने तर्जुमा किया था उसका, ठीक है? तो फ्री सीनांद पार्टी, पार्टियत अगर स्वीडिश में कहें तौर पर, और दूसरी ये आपस में मर्ज हो गए थे। तो शुरू में उन्होंने 1957 तक वही नाम रखा और 1957 में दोनों नामों को हटाकर एक नाम चुना, फोर्थ पार्टियत यानी पीपल्स पार्टी, और फिर उसके बाद अब उस नाम के पहले हिस्से को छोड़ दिया और नाम के दूसरे हिस्से को ले लिया, लिबरल्स। तो दो पार्टियां मर्ज हो गई थी 1934 में। तो अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि 18% जो लोग हैं, 62 और 63 सीटें जिनके पास हैं, 62 थी तो उसके बाद 2 लाख वोट और गिने गए पोस्ट वोट, तो वो 63 हो गई। तो इसलिए हमने हमेशा उसमें एक मार्जिन रखा, ठीक है ना? तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो इनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि आप अपना नाम तब्दील करें, क्योंकि अब आप इलाकाई नहीं कौमी धारे में आ रहे हैं, और इलाकाई तौर पर तो हर एक को इनसे ताउन करना पड़ेगा, जैसे हम पहले बता चुके कि ऊपर से तो हर कोई इनकारी है, लेकिन कम्युनिटी सतह पर इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई जगहों पर इनकी अक्सरियत भी है जहां इन्हें किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं होगी, तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो ताउन नागुजीर हो गया, ठीक है ना? तो यही वजह है कि आनेलोव और मॉडरेट्स जो बज़ाहिर बड़ा हार्ड लाइन ले रहे हैं, लेकिन कितने शहर हमने बता दिए जहां पर इनके साथ बकायदा निगोशिएशन करके मुआहदे हो चुके हुए हैं, जिसका प्रेस में जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन उनके लोकल टैब्लॉइड्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि जो लोग इन अखबारात को पढ़ते हैं, उन खबरों को देखते हैं जो इलाकाई बेसिस पर हैं, ये सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को नहीं ये लगवाए हैं। क्योंकि आप कोई भी फैसला करने के लिए एक डिसाइडिंग पावर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना? यानी नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज आपकी इंफॉर्मेशन से आती है। तो वो जो हम स्वीडिश में कहते हैं kunskap är makt och för delad kunskap är demokratin. So wisdom is the power and divided wisdom is democracy. Actually तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मुबस्सिर, और इसी चीज को आप अच्छाइयों के साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑक्यूपेशन या तो हर पेशे के साथ जहां आप ये एक अच्छाई या उसकी उम्दगी या उसकी तरक्की या उसके अंदर क्वालिटी देखना चाहें, तो आपको उसके पीछे जो चीज सबसे ज्यादा कारफरमा नजर आएगी वो मालूमात है, उसके बारे में नॉलेज। तो इसी तरह से जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास ज्यादा बल्कि जनरल नॉलेज ना हो, ठीक है ना, और उसके बाद स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, एक उमूमी और एक खास इन डेप्थ नॉलेज जिसे हम कहते हैं। तो एक तो आपको हालात हाजरा पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी, और फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको थोड़ा सा फौजीपंद जिसे हम कहेंगे, ठीक है, इन डेप्थ तौर पर आप उसको गहराई में जाकर भी देखेंगे, तब आप एक अच्छा फैसला कर सकें। तो हम लोग जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं या इतने कॉन्फिडेंस से जो बात हम कह देते हैं, तो उसके पीछे ये एक दो रेडियो टीवी प्रोग्राम नहीं है, तो इसके पीछे खबरों का अंबार होता है। जबकि हम बारहा ये बात कह चुके हैं कि हमारा काम खबरों से नहीं है, हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, हम एक एनालिटिकल तरह से उसको देख रहे हैं, एक एनालिटिक के तौर पर उस चीज को देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक लीडरशिप के लिए वो पॉलिटिकल हो या एक जर्नलिज्म में हो या सियासियात में हो या एक माशरे के फाल शहरी के तौर पर एक अच्छा वोटर यानी साहिबुल राय जो लोग हैं। तो हमारा पहला नारा क्या था कि हम साहिबुल राय बनाएंगे ताकि उनमें इत्तफाक़े राय हो, तो जब भी कभी इस्तिस्वाबे राय हो तो वो लोग सामने आए और एक फाल हुकूमत चुने, और अल्लाह अगर उन्हें तौफीक दे तो एक फाल हुकूमत को चलाएं। तो आप ही लोगों में से होंगे जो कल के लीडर्स हैं। तो इंशाल्लाह, तो मैं पेसिमिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल यानी आप लोग हमारे वारिस हैं, तो यकीनन अगर कुछ मेरे पास इल्म है तो आप उसके भी वारिस हैं और उसको लेकर आगे चलेंगे बेशक इंशाल्लाह। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि आप कुछ भी करें, हालात हाजिरा और जर्नल नॉलेज का ख्याल रखिए। तो जिस तरह से मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये मेन स्ट्रीम मीडिया ही को नहीं देखता, मैं उन छोटे छोटे टैबलॉइड्स को भी देखता हूँ कि इन
علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں پورے طور پر یہ سچویشن آ گئی. ورنہ ٹی وی 1، ٹی وی 2، ٹی وی 3، ٹی وی 4 نیوز چینل یہ خبریں نہیں دے رہے. آپ دیکھیں ٹی وی مارننگ ٹی وی یا گڈ مارننگ ٹی وی جو ہے ٹی وی 4 کا بہت اچھا ان کا وہ ہوتا ہے تبصرہ، شارٹ اینڈ ڈیسائسو، لیکن کتنے آلٹرنیٹو دیے ہیں؟ 4. اور میں یعنی یہاں پر شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا. لیکن جتنی انفارمیشن پبلک تک گئی ہے مین اسٹریم سے، وہ اس کے مطابق جن کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کل کا اخبار دیکھ لیں، پرسوں کا اخبار دیکھ لیں، ترسوں کا اخبار دیکھ لیں، یہ ان کے 2 ہفتے کے پروگرام دیکھ لیں، تو آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس طرح سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے اینالائز کیا کچھ بھی نہیں. وہ سارے ہفتے میں یا ساری وہ خبریں جو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالی تو دوسری طرف جو تجزیہ نکلا وہ نیچرلی وہی ہوتا. لیکن ہم الحمدللہ یہ دعویٰ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہو رہی. کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ترازو میں جو سامان جو مال انہوں نے ابھی نہیں چڑھایا مین اسٹریم میڈیا نے، وہ ہے وہ سائڈوں پہ جو خبریں آ رہی ہیں مختلف کمیونز کی طرف سے، مختلف فل میکٹیگے جسے کہتے ہیں، کونسل سٹی کونسلر، بٹ اٹ از ناٹ سٹی، اٹس اے کمیونٹی میونسپیلٹی بیسس پر. تو جو کونسلز وہاں پر بنیں گی تو ان کو شامل کیجئے نا. سویڈن کا تو سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہی وہ ہے کہ سویڈن کی جتنی بھی سیاست ہے، جتنی بھی حکومتی اسٹرکچر ہے، وہ بیسیکلی کونسل بیس پر ہے. جو پاکستان میں ایک دفعہ ایوب خان صاحب نے کوشش کی تھی اور اسے بیسک ڈیموکریسی کہا تھا، تو یہ ایکچولی وہی پیٹرن ہے. تو سویڈن میں کمیونز میں حکومت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے نیشنل اسمبلی ہے، اسی طرح سے ہر علاقے کی چھوٹی چھوٹی سی ٹائنی اسمبلیز ہیں. تو اب آپ انہیں کیسے بھول سکتے ہیں جبکہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ڈیسائیسو تو وہی لوگ ہیں، کیونکہ الیکشن تو اب ہو چکے. تو لوکل مینڈیٹ کمیونٹی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو آ رہے ہیں اسی بیس پر ہے نا. پہلے تو وہ گنے گئے تھے نا، بعد میں آپ بن رہے ہیں نا کمیونٹی کے یا نیشنل اسمبلی کے. تو اس حساب سے آپ ان 18% لوگوں کو جن کی مجموعی تعداد 1 ملین بنتی ہے، ان کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ چلیں تھوڑا سا پاکستان سے آپ کو ایک اس کی مثال دیتے ہیں. MQM اسٹینڈس فار متحدہ مہاجر موومنٹ، ٹھیک ہے، قومی مہاجر موومنٹ، ٹھیک ہے. MQM قومی مہاجر موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جس طرف سے بھی کر لیں، MQM بنتا ہے جو لسانیت پر اور علاقائیت پر اور ایک لوکل گینگ تھا. انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ متحدہ قومی موومنٹ. پیچھے سے ان کی تھیوری وہی رہی، ٹھیک ہے نا. کبھی وہ ان کے کشمیریوں کے لیے آنسو نہیں بہے، ٹھیک ہے نا. سمن آباد میں جو کچھ بھی ہوا اس پر ان کے آنسو نہیں نکلے، یا وزیرستان میں جو کچھ ہوا یا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی سنا کوئی بیان؟ تو ان کی مین پالیسی وہی تھی، وہی ہے اور وہی رہے گی. ہم تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوا. نیب یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں بلکہ سیاسی پارٹی نیشنل عوامی پارٹی ولی خان صاحب کی، سرحد کے گاندھی خان عبد الغفار خان صاحب کی پارٹی، ان کے صاحبزادے کی پارٹی، یا عطا اللہ خان مینگل صاحب، جن لوگوں کو غدار قرار دے دیا گیا بھٹو صاحب کے دور میں، قومی دشمن قرار دے دیا گیا. تو کیا ہوا؟ بیگم نسیم ولی خان ایک نئی پارٹی رجسٹر کرا کر آ گئی. اور ایکچولی ہر پارٹی کے پاس 3-4 رجسٹرڈ پارٹیاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، یہ ایک دم نہیں آ جاتی. تو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا. جیسے ابھی یہ چودھری نثار خان صاحب جیپ لے کے نکلے تھے، تو اگر یہ نون لیگ کے ہوتے تو وہی ٹائیگر جسے یہ لوگ شیر کہتے ہیں وہ ان کا نشان ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو جس کی ہم نے نشاندہی پہلے کرا دی تھی. لیکن بہت جلدی لوگ سمجھ گئے، 40 کے قریب تھے ان کے پاس لوگ، جیسے کہ پریڈکشن ہو رہی تھی اس وقت بھی، لیکن لوگ فوری طور پہ سمجھ گئے. اور جیسے ہم نے بھی بروقت اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں تو اب جیپ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شہباز صاحب کے ساتھ تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آلریڈی. تو ان لوگوں کے پاس آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے فار انسٹنس، یہ بھی پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی یا جو بے نظیر بھٹو کی تھی یا زرداری صاحب کی تھی. اس پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں جن کے نام پہ یہ رجسٹر ہے وہ کون ہیں؟ فہیم صاحب مرحوم. اور اس کے اندر 4
4 पी हैं, ये 3 पी वाली नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। और अगर आप रजिस्ट्रार के पास जाएं तो वहां पर आपको 10 पीपल्स पार्टी मिलेगी, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी भी मिलेगी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी मिलेगी, ठीक है ना। और फिर पीपल्स पार्टी के आगे नाम भी हैं, अल्फाबेट्स मजीद। ये पीपल्स पार्टी गनवा है, या पीपल्स पार्टी मुर्तजा है, या पीपल्स पार्टी जितोई है, या पीपल्स पार्टी मुमताज भुट्टो है। तो ये बहुत सारी। तो इसी तरह से जब एक पार्टी के ऊपर पाबंदी लगती है या वो पार्टी अपना मैंडेट खोती है किसी वजह से, तो उसी के अंदर से इमर्ज कर एक नया शगुफा निकलता है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव या फॉरवर्ड ब्लॉक कहकर, या कभी कोई ग्रुप कू करता है तो उसी के अंदर से एक शाख निकल आया करती है। अब देखना ये होता है कि वो अपने माजी से किस हद तक इंटरलिंक रहती है, क्या वो वाकई एक नई बन गई, या वही लोग नए नामों के साथ, नए चेहरों के साथ सामने आ गए। तो पाकिस्तानी कौम जो है इस मामले में बहुत ज़हीन है। अल्लाह गरीक रहमत करे जुल्फकार भुट्टो साहब को वो बहुत एजुकेट कर गए, ठीक है। और उसके बाद हमारी सियासत को कंप्लीटली ड्राइंग रूम में नहीं जाने दिया गया, किसी ना किसी बहाने से वो पब्लिक में रही। लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है, इनके पास मुसलसल ऐसे हालात नहीं रहे जैसे हमारे पास पाकिस्तान में रहे। तो यहाँ के लोग इस मामले में खासे मासूम हैं। 1933 के बाद अब ऐसा क्राइसिस आया है बकौल उल्फ क्रिस्टरसन के कि हमें फिर से मर्जिंग देखनी पड़ेगी। तो अब ये स्वीडिश डेमोक्रेट्स, एक्सडी एक्सट्रीमिस्ट, ये अपने नाम के साथ क्या तब्दीली करते हैं, इनकी लीडरशिप में क्या तब्दीली होती है। क्या जिमी ओकेसन की जगह माथिया साहब आगे आते हैं और इसका नाम कुछ और रखते हैं, किसी और छोटी पार्टी के साथ इल्हाक या उसके अंदर जम होकर ये अपना कोई नाम तब्दील करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर दुनिया को समझना है तो खुदा की तरह से सोचना पड़ेगा, कि अगर तुम खुदा होते तो कैसे बनाते ये कायनात, ठीक है ना। लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुलिये नहीं होते तुम्हारे पास, तुम अकेले हो, ठीक है ना। तो एक फंडामेंटली एक रूल होता तुम्हारे पास। का बड़ा मशहूर कॉल है ना, गॉड नेवर प्ले डाइस, ठीक है ना। तो वो अंदाजे नहीं करता, वो टॉस नहीं करता, उसके तमाम एक्शन जो हैं कैलकुलेटेड हैं। तो इसी तरह से आपको एक लीडर के तौर पर सोचना पड़ेगा। जैसे एक पुलिस वाले को कहते हैं कि अगर तुमने अच्छा पुलिसमैन बनना है तो तुम क्रिमिनल्स की तरह सोचना शुरू करो। तो ये प्रोफाइलिंग की जॉब लेने से पहले मैं क्या पढ़ता रहा, दिन रात क्राइम्स क्रॉनिका, ठीक है ना। पुलिस म्यूजियम में घंटों बैठा रहता था, एक एक केस को देख रहा हूँ। तो जब तक आप उनकी तरह से सोचेंगे नहीं, आप उनका नेक्स्ट स्टेप कैसे सोच सकेंगे। तो इसी तरह से अगर पॉलिटिक्स में आपकी दिलचस्पी है तो आपको उसी तरह से सोचना पड़ेगा। तो अब हम सोचते हैं कि इस वक्त बड़े लीडर्स के पास क्या ऑप्शन होती है, वो कौन सी चीज है जो इन बड़े ग्रुपों को आपस में मर्ज होने से रोक रही है। यानी एक हुकूमत बना ले मिलकर, अपने अपने प्रोग्राम को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये अपने इंडिविजुअल वोटर को ये तासुर देना चाह रहे हैं सारे के सारे कि हमने तुमसे जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हम नहीं कर रहे, हम अपने उसी इंतखाबी प्रोग्राम पर हैं, हम उसी पार्टी प्रोग्राम पर हैं। एक आध मौका शायद मॉडरेट या दूसरी पार्टियां तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेट जो हैं वो 48% से और 44% से 21 और 22 पर जो आके गिरे हैं, ये यहाँ से अफोर्ड नहीं करते कि अपने एक भी प्रोग्राम से इनहराफ करें, खत्म हो जाएंगे। अगर हम हकीकतन स्वीडन में 100% आंखें बंद कर कर अपने वोटर की हमायत और वोटर के लिए जो प्रोग्राम रखा हुआ है उस पर ढिठाई से अमल करते हुए देखते हैं तो वो दो पार्टियां स्वीडन में, मॉडरेट ना, तुम पसंद करो या ना करो, हम सरमायादारों के नुमाइंदे हैं और उन्हीं के लिए काम करेंगे। तुम साथ आती हो, वेल एंड गुड, लेकिन प्रोग्राम में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पहन लो तुम नीली टाई, लगा लो तुम नीली टाई, आ जाओ तुम सूट पहनकर, तुम्हें तब्दील होना पड़ेगा। तुम एक छापा लगाकर या एक 911 दुकान खोलकर या एक ग्रोसरी खोलकर अगर तुम अपने आप को आजिर समझने लगे हो, बिजनेसमैन समझने लगे हो, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम हो तो अभी उसी मजदूर तबके में, तुम्हारी ये तजारत तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर रजिस्टर हो ना। तो तुम अगर मॉडरेट पार्टी में आ रहे हो तो तुम्हारा कसूर है भाई। हम तुम्हें जो चीजें सहूलत दे सकते हैं तो वो आर्बेसजीवर यानी एम्प्लॉयर की जो वो हैं बेनिफिट्स, तो एम्प्लॉयर के जो कंसेशंस हैं वो हम तुम्हें दे सकते हैं। तो कितने लोग हैं वो सिर्फ अपनी जात के लिए बेनिफिट ले रहे हैं, आगे तो उन्होंने कोई नौकर नहीं रखा हुआ। या इमिग्रेंट्स जो होते हैं उन्होंने घर बैठी हुई बीवी को भी एम्प्लॉय लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो मेरे अखराजात में एक वर्कर और भी है ताकि मेरा मुनाफा कम नजर
नजर आए। समझ आ रही है? तो और दूसरे हैं वेंचर पार्टी वाले, फार लेफ्टिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि उनका आगाज कम्युनिज्म से हुआ था, इसलिए वो इंतहाई कट्टर किस्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दबे हुए, पिसे हुए, गरीब, मजदूर, बड़ी फैमिलियों के और खवातीन के हमायती। और बाकी सोशल डेमोक्रेट समेत ये जितनी भी पार्टियां हैं ये एक्चुअली अपनी शनाख्त खो चुकी हैं। स्टीवन लेविन ने कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा सेंटर में खड़ा हूं, तो इसलिए अगर सेंटर हमारे साथ ताउन करती है तो यानी वेल एंड गुड, तो मतलब ये है कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, आई एम ऑलरेडी इन द सेंटर। तो अगर तुम अब भी हमारे साथ मर्ज नहीं होते, समझ आ रही है? तो ये बात उन्होंने हवा में तो नहीं की, ये हकीकत है कि वो एक्चुअली लेफ्ट से इस हद तक आहिस्ता 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 करते करते वो बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल करीब हैं। तो अब ये जो 18% लोग हैं, थालिस्मान जो हैं या स्पीकर जो हैं, वो किसको हुक्म दे सकते हैं कि इनके साथ ताउन करो, इन्हें मिलाओ? मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं पब्लिक मैंडेट देखूं अपनी पार्लियामेंट में, और ये मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है कि 18% लोगों की रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से निगलेक्ट होता हुआ ना देखूं। तो ये तो है सोच। अगर इस वक्त मैं स्पीकर असेंबली होता या इस वक्त आप स्पीकर असेंबली होते, तो आप आने लोग को जिसके अपने बास्केट में सिर्फ 8.2% है, उसको अब नंबर 3 कैंडिडेट या फेवरेट्स में कैसे गिन सकेंगे जो 18% एसडी को और 9 से 11% उनका यानी पब्लिक मैंडेट होता है आजकल वेंचर पार्टी, इनको गिन ही नहीं रही। तो वो अपने इस बयान के बाद मेरी लिस्ट में तो आउट हो चुकी। अगर किसी भी तरीके से उसे मजीद अहमियत दी जाए तो हकीकतन ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होगा, और ऐसा होते देखकर स्पीकर साहब इसके जिम्मेदार होंगे। These are very harsh words, but these are the facts. तो अब मैंने कहा कि थोड़ा सा इन पार्टीज के लीडर बनकर सोचें। जब आपको ऐसा कहा जाए कि भाई उनके साथ करो, तो आप क्या उनके ऊपर खराब या शर्त रख सकते हैं या डिमांड रख सकते हैं? तो आप सबसे पहले तो कहेंगे कि भाई चेंज योर नेम, क्योंकि इस नाम के पीछे जो नारा है कि स्वीडन स्वीडिशों के लिए है, स्वीडन को स्वीडिशों के लिए बचाया जाए, बेवारा स्वेरिया फैंस या बेवारा स्वेरिया फॉर फैंस का, तो ये नारा आप हटाइए। हम एक ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर हैं, तो हम किसी भी जातियात को या नस्ल परस्ती को या इलाकायत को या लिसानियत को या मजहबियात को फरोग नहीं दे सकते। हमारी एक न्यूट्रलिटी की तारीख है और उसी वजह से हम इज्जतदार भी हैं और सारी दुनिया में हमारा एक मकाम है। वो हमारी तादाद की वजह से नहीं, हमारे इन मुनसिफाना उसूलों की वजह से। तो नंबर 1 आपको स्वीडिश रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा। और जैसे हमने जिमी ओकरसन साहब से कहा था, मैंने उनको लिखा था कि दे आर इंतेयातवारा स्वेंस, समझिए भी थियर से कि स्वीड होना वो नहीं है जिसका मुजाहरा आप कर रहे हैं, क्योंकि स्वीड होना एक न्यूट्रलिटी, इक्वल टर्म्स, इक्वल रिस्पेक्ट। वो दो कौमों के दरमियान में हो तो स्वीडन न्यूट्रल है, वो औरत और मर्द के दरमियान में हो तो स्वीडन न्यूट्रल है, इक्वल टू एवरीबॉडी। तो शायद जिमी ओकरसन साहब को ये कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि पार्टी की फेस सेविंग के लिए ये जरूरी होगा कि पार्टी के पीछे एक आदमी रहे इस टाइप का जो बज़ाहिर मौजूदा स्वीडिश हालात में एक माथुर कहलाए, एक शहीद कहलाए कि पार्टी के लिए ये कुर्बानी दी, लेकिन जिंदा रहे, पीछे बैठा रहे कि अगर इस कुर्बानी के बाद उनको वो मकाम नहीं मिलता तो वो और शिद्दत के साथ सामने आए और कहे कि देखो हमने ये भी करके देख लिया था। तो वो पीछे हटेंगे ताकि दूसरे लोग माथिया साहब से निगोशिएशन कर सकें और वो अपने नाम वगैरह में कोई तब्दीली करेंगे। मैं इतने ज्यादा चांसेस नहीं देख रहा कि कोई इस वक्त अपना नाम खोना चाहेगा या ये अपना नाम खोना चाहेंगे आइडेंटिटी कि किसके साथ मर्ज होते हैं, अनलेस कि खोदे क्रिस डेमोक्रेट जो हैं वो इन्हें बैप्टाइज करके अपने साथ मिला लें कि भाई बात तुम भी वही कर रहे हो जो हम करते हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा मजहब से क्योंकि बाहर हो इसलिए जरा थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हो, इंसानी हुकूक का उस तरह से ध्यान नहीं रख रहे जो हम एक मजहबी तौर पर रखते हैं कि अगर ये इमिग्रेंट है तो क्या इंसान है ना, हमारे रब का ही बनाया हुआ है ना, ठीक है ना। सो दे आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन इंक्लूड यू माय सन। तो ये कहकर शायद वो इन्हें अपने साथ मर्ज कर सकती हैं। मुझे सबसे ज्यादा वो इनके करीब नजर आते हैं जाती तौर पर। तो क्या ये उनकी शाख बनना पसंद करेंगे या उनका किलेक या क्या कहते हैं समरी या बोगी बनना पसंद करेंगे उनकी ट्रेन में? तो दोनों मजबूत होंगे। और स्वीडन में अगर ऐसा हो जाए, अगर इनके साथ थोड़ी सी मजहब की अखलाकियात इनके अंदर आ जाए
गुनाह और सवाब का तस्वुर जो खोदे में है, क्रिस डेमोक्रेट में है, वो अगर स्वीट डेमोक्रेट में आ जाए तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर अलायंस और इनसे ज्यादा बेहतर कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी स्वीडन के हक में। तो देखते हैं कि उल्फ क्रिस्टरसन का ये जो विजन है, जो उन्हें फ्लैशबैक हो रहा है आजकल के हालात को देखकर, वो हकीकतन किस हद तक सच्चा साबित होता है। और हमने जो उसका तज्जिया किया है, वजूहात सामने रख दी हैं और हर बात को इस तरह से पुर्जों की तरह से आपके सामने रख दिया है, मोतियों की तरह से आपके सामने रख दिया है कि अगर आप इन्हें पिरोएंगे तो बनेगी माला। उसको बाद में आप तस्बीह कहिएगा या माला कहिए या हार कहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी वो एक माला। आपको इन मोतियों को, इन पार्टियों को, इन पब्लिक मैंडेट को जमा करना पड़ेगा। वो क्रिस डेमोक्रेट करते हैं, ये खुद अपना कोई नाम तब्दील करते हैं और अपने प्रोग्राम में से कुछ बहुत ज्यादा निकालते हैं जो इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक मैंडेट लेकर आए हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा इस वक्त इनके लिए भी जो मुझे रास्ता नजर आता है वो क्रिस डेमोक्रेट के अलावा कोई और नजर नहीं आता। लेकिन फिर वही वल्लाह आलिमुल सवाब, असल इन बहरहाल अल्लाह को है। तो चले तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। अब मैं चाय का एक कप तो डिजर्व करता हूँ ना, तो यार रख दो, ये ठंडी हो गई। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने ज़ुबान में रखे। क्या